हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर पूनम चौहान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एंटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम हैं वो आने ही वाले हैं, और यूजीसी नेट जो विजुअल आर्ट का एग्ज़ाम दिसंबर का है उसकी भी बहुत स्टूडेंट अब प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो स्टूडेंट, इन सभी पेपर्स के लिए मैं आपको जो प्रागैतिहासिक कालीन मुख्य पॉइंट मैं आपको करा रही हूँ, जो इसके मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको करा रही हूँ, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। और जो सिंधु सभ्यता की घाटी है उसके बारे में, जो सिंधु सभ्यता कला है उसके विषय में जो अगला हमारा पार्ट रह गया था, तो वो मैं आज आपको पूरा करा दूंगी। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है प्रागैतिहासिक काल की, जो प्रागैतिहासिक कला है उसका जो पहला पार्ट है जो आपने नहीं देखा है, तो आप जाकर अभी उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से उसको जो है मेन पॉइंट्स उसके मैंने आपको कराए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें जो अधूरा पार्ट रह गया था उसको आज हम पूरा कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कालीबंगा से। इससे पहले मैंने आपको जो है लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सभी जो है करा दिए थे। अब हम कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? देखिए, कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और स्थिति देखिए, जो है कालीबंगा की स्थिति क्या है, यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे पर जो है स्थित है। कालीबंगा जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और ये घग्गर नदी यानी कि सरस्वती नदी भी, ये ऑप्शन के अनुसार आप टिक लगाएंगे कि घग्गर नदी आ रही है तो वो भी राइट है, अगर सरस्वती नदी आ रही है तो वो भी, अगर इनमें से कोई एक नदी आ रही है तो आप उस पर राइट करेंगे। तो ये घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कालीबंगा का फर्श पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है, यानी कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में, पूरी इंडस वैली में सिर्फ ये एकमात्र जो है उदाहरण दिया है, जो कालीबंगा का जो फर्श है उस पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा से एक बच्चे की खोपड़ी प्राप्त हुई है जिसमें 6 छिद्र हैं। नेक्स्ट देखिए, अन्य कंकाल के बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी से काटने का निशान है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कालीबंगा के उत्खनन से पहले इस स्थान के पूर्वावशेष की तरफ सुप्रसिद्ध इटालियन विद्वानों यानी कि एल.सी. टोरी का ध्यान गया था। जो कालीबंगा के उत्खनन से भी पहले इस स्थान के पूर्वावशेष की तरफ किसका ध्यान गया था? जो प्रसिद्ध इटालियन विद्वान हैं एल.सी. टेसी टोरी का ध्यान गया था। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने यानी कि जो इटालियन विद्वान हैं एल.सी. टेसी टोरी, इन्होंने 1917 में कालीबंगा के निरीक्षण के समय मुहर और अस्मास्त्रों यानी कि हड्डी के जो औजार हैं उनका पता लगाया था। नेक्स्ट देखिए, प्राप्त वस्तुएं। कालीबंगा से जो प्राप्त वस्तुएं हैं उनके बारे में देखिए। यहाँ से सिलेंडर सील यानी कि मोहरे जो कि बेलनाकार हैं प्राप्त हुई हैं। लकड़ी की नालियाँ यानी कि पाइप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंटें यहाँ से मिली हैं। कांसे की सुई जूते हुए खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। घरों में कुएं के साक्ष्य, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और क्या हुआ है प्राप्त? यहाँ से ईंटों से निर्मित चबूतरे भी प्राप्त हुए हैं। तो अब देख लेते हैं बनावली के बारे में। कालीबंगा कंप्लीट हो गया है, अब बनावली के बारे में देख लेते हैं। स्थिति देखिए, यह हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। और इसका जो उत्खनन हुआ था वो हुआ था 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट जो हैं उन्होंने कराया था। यानी कि हरियाणा के हिसार जिले में ये बनावली जो है स्थित है और रंगोई नदी के किनारे पर है। और इसका उत्खनन जो कराया था वो 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। यहाँ से मिट्टी के उत्कृष्ट बर्तन मिले हैं। यहाँ नाली पद्धति का अभाव था, यानी कि नाली पद्धति यहाँ पर नहीं थी। नगर योजना शतरंज के जाल के आकार की बनाई गई है। यहाँ एक मकान में घावन पात्र, धावन यानी कि वॉश बेसिन के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। जो होते हैं धावन पात्र, उनके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और मछली पकड़ने की बंसी भी प्राप्त हुई है, जो वो एक डंडी होती है मछली पकड़ने की, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, बनावली से सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव है। यहाँ पर जो सुव्यवस्थित अपवहन थे उनका अभाव रहा है। प्राप्त वस्तुएं क्या है? बनावली से प्राप्त वस्तुएं हैं सेल, खड़ी की मोहरे, जौ, पक्की ईंटों से बने हल के आकार का खिलौना, तांबे का बाणाग्र जो है जिसमें बाण रखते हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, पत्थर एवं मिट्टी के बने मकानों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट देखिए रंगपुर के बारे में देखिए। स्थिति देखते हैं इसकी। गुजरात के कठियावाड़ा जिले में मादर नदी के किनारे पर स्थित है और इसका उत्खनन 1953-54 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा कराया गया था।
यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो है धान की भूसी, घोड़े की मर्ण मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़। रोपड़ के बारे में देखिए, ये कहाँ पर स्थित है? पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है और इसका उत्खनन कराया था 1953-56 के मध्य 1953 और 56 के मध्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। यहाँ से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम उत्खनित क्षेत्र है, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जिसका उत्खनन कार्य किया है वो रोपड़ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ शवों को अंडा आकार गड्ढों में दफनाया गया था। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है ये देख लेते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मिट्टी के पकाए गए आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, तांबे की अंगूठियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सुतकोटदा। यह सुतकोटदा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। इसकी खोज जो हुई है वो 1954 ईस्वी में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ से घोड़ों की अस्थियाँ हॉर्स पैटर्न प्राप्त हुई हैं, यानी कि यहाँ से जो है जो मेन जो चीज़ पूछी जाती है कि घोड़ों की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो सुतकोटदा से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से एक विशेष प्रकार की कब्र मिली है जिसे एक बड़े आकार की शिला से ढका गया है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर ये स्थित है। ये हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। 1958 ईस्वी में यक्षदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी और कटोरे के टुकड़े जो है मिले हैं। यहाँ गंगा यमुना दोआब का पहला उत्खनित स्थल है। जो आलमगीरपुर है ये गंगा यमुना दोआब यानी कि दो नदियों के बीच में मिला पहला उत्खनन स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं बालकोट। बालकोट कहाँ पर स्थित है? ये मानसेहरा जिला पाकिस्तान में स्थित है और इसका उत्खनन 1974-77 ईस्वी के मध्य R.S. बिस्ट द्वारा करवाया गया था। यह भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर जो भवन निर्माण हुए हैं उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ का सबसे समृद्ध जो उद्योग रहा है, उद्योग जो रहा है यहाँ पर व्यापार, वो सीप का उद्योग रहा है। यहाँ से सीप की चूड़ियों के टुकड़े तथा सीप की कार्यशालाएं भी मिली हैं। यह सीप की बनी सामग्री का प्रमुख निर्यात केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं अलाहादीनो। अलाहादीनो जो है ये पाकिस्तान में है और उत्खनन हुआ है 1976 से 82 के बीच में डब्ल्यू फेयर सर्विस के द्वारा और संभवतः यह क्या है? एक बंदरगाह नगर था। यह एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट देखते हैं कोट दीजी। कोट दीजी जो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में स्थित है, इसकी खोज 1953 में की गई है और किसने की है? फजल अहमद के द्वारा की गई है। यहाँ प्राग सैंधव तथा सैंधव के स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर की नींव वाले घर, पत्तों के आकार का बाणाग्र, गर्तावाज तथा गहनों की जखीरा प्राप्त यहाँ से हुई है और यहाँ से क्या मिला है? अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मांदा या माडा। यह जम्मू से 28 किलोमीटर की दूरी पर चिनाब नदी के किनारे पर दक्षिण किनारे पर ये स्थित है, यानी कि जो चिनाब नदी है उसके दक्षिण किनारे पर ये स्थित रहेगा। नेक्स्ट देखिए 1882 ईस्वी में जेपी जोशी तथा मधुबाला ने इसका उत्खनन कराया था। यहाँ से हड्डी के नुकीले बाणाग्र तथा कांसे की पिन भी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कुणाल भगवानपुरा। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इस स्थल में सिंधव सभ्यता के पतनोन्मुखता के पतन के काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका उत्खनन जो हुआ था कुणाल भगवानपुरा का, ये 1994 ईस्वी में SR राव जेपी जोशी द्वारा कराया गया था और यहाँ से मुख्य अवशेष क्या क्या मिले हैं? मुख्य अवशेष है काले सफ़ेद आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, चांदी के 2 मुकुट। यहाँ से ऋग्वेदिक कालीन चित्रित हुसर मृदभांड जो PGW यानी कि प्रिंटेड ग्रे वियर भी जो है प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है ये कहाँ पर स्थित है? सिंधव सभ्यता का ये सबसे बड़ा विस्तृत स्थल है। जो राखी गढ़ी है वो सिंधव सभ्यता का सबसे बड़ा विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा ये स्थल है। इसकी खोज जो है सूरजभान ने की थी। सरस्वती नदी के तट पर ये बसा हुआ है और इसका क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो लगभग 240 हेक्टेयर था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 240 हेक्टेयर था। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में 3 गुना अधिक विस्तृत है, यानी कि मोहनजोदड़ो से ये 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट देखिए मिताथल। उत्खनन हुआ है 1968 और सूरजभान के द्वारा किया गया है। सिवानी जिला जो है हरियाणा और यहाँ से मिला है शंख की चूड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं कुंतासी। कुंतासी कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है और उत्खनन कराया है MK धावलीकर, MR राघव, MY
चित्तलवाना ने इनका उत्खनन कराया है। यहाँ से लंबी सुराहियाँ, 2 हत्थे, कटोरे, मिट्टी के खिलौने की गाड़ी आदि जो है प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं रोजेदी। रोजेदी स्थिति देखिए गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त मृदभांड लाल, काले और चमकदार जो है प्राप्त हुए हैं। ये मृदभांड जो है वो लाल, काले और चमकदार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए देशलपुर। देशलपुर के बारे में देखिए स्थिति रहेगी गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल के ये बीच पड़ता है। उत्खनन कराया है 1964 ईस्वी में के.वी. सौंदर्य राजन के द्वारा। इसमें स्थान 2 पर बुर्ज बने हैं और यहाँ के एक सुरक्षा प्राचीर भी मिले हैं। यहाँ से सुरक्षा प्राचीर भी मिले हैं। नेक्स्ट देखिए हुलासिया यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित है। दाइमाबाद देखिए, यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और यहाँ से प्राप्त बर्तनों 2 सिंगों की आकृति बनी है। यहाँ एक युवा पुरुष की कब्र उत्तर में एक पत्थर रखा हुआ है। और इस प्रकार के पत्थर सूरकोटड़ा की कब्रों में भी लगाए जाते थे। यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी भी मिली है। नेक्स्ट देखते हैं मादा। यह मुजफ्फरनगर यूपी के लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह गांव हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल है। यहाँ एक खेत में जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटें प्राप्त हुई हैं। यहाँ से 3 अलग अलग आकार के सोने के छल्ले मिले हैं और यह ऐसा स्थल है जहाँ से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिनोली। यह पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है और सर्वप्रथम यहीं से नर कंकालों के समीप 2 श्रेणी तलवारें भी मिली हैं और 126 नर कंकाल भी मिले हैं। एक कंकाल दोनों हाथों में तांबे का कंगन पहने हुए है। नेक्स्ट देखिए सुत कांगेडोर। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे पर स्थित है। 1927 में इसकी खोज आयुरेल स्टीन ने की थी। 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने यहाँ के दुर्ग तथा बंदरगाह का पता लगाया था। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया के बीच होने वाली समुद्री व्यापार को सुगम बनाने वाले तथा उसकी देख करने के उद्देश्य से इस स्थान पर यह नगर बसाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। सुत कांगेडोर के पूर्व में स्थित सुत कागोह जो स्थल भी है, इसकी खोज किस सन में हुई थी? 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए आलमगीर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ग्रामीण स्थल जो है तथा इसे चारों ओर से पाषाण निर्मित प्राचीर से घेरा गया है। नेक्स्ट देखते हैं संघोल पंजाब में है और इसकी खोज एसएस तलवार आरएस बिस्ट द्वारा की गई थी। फतेहगढ़ साहिब जिला पंजाब में ये स्थित है और यहाँ से एक बुद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं गढ़वारी वाला, ये कहाँ पर है? जिला भावलपुर पाकिस्तान में है। खोज जो हुई है किसके द्वारा हुई है? 1970 में रफीक मुगल के द्वारा। सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर। नेक्स्ट देखते हैं मृदभांडों पर की गई चित्रकारी। सिंधुकालीन चित्रकला से संबंधित सर्वाधिक सामग्री बर्तनों पर चित्रित आकृतियों में उपलब्ध होती है। सिंधुवासी अधिकतर बर्तनों को मिट्टी से कुम्हार के चाक पर चक्र घूर्णन यानी कि घुमाने वाली विधि जो होती है से बनाते थे। तत्पश्चात उनके ऊपर लाल रंग से पुताई करके काले रंग से ज्यामितीय चित्र बनाते थे। नेक्स्ट देखिए लोथल से प्राप्त एक बर्तन पर घोड़ा तथा एक कलश पर गोरैया व हिरण का अंकन हुआ है। एक अन्य मिट्टी के बर्तन पर सांप, मोर, बत्तख तथा ताड़ के वृक्ष अंकित किए गए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थलों से अधिकांशतः ज्यामितीय अभिप्रायों तथा वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज आदि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधुवासी शव पात्रों पर सर्वाधिक मयूर पक्षी का अंकन करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो सिंधु सभ्यता है उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। सिंधु सभ्यता से कुल 18 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। स्त्री मण मूर्तियों, मातृ देवी की टेराकोटा की मूर्तियां हैं। अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृ सत्तात्मक था यानी कि माता को ज़्यादा पूजता था और सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा जो थी वो वेश्यावृत्ति दोनों ही प्रचलित थी। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी जो कारण रहा है वो बाढ़ रहा है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः है इसी सभ्यता की देन है और इससे सूर्योपासना का अनुमान यानी कि सूर्य की जो पूजा होती है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता की संस्कृति का शासन
वाणिज्य वर्ग जो होता है यानी कि व्यापारी वर्ग जो होता है उसके हाथों में था। अग्निकुंड, लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। अग्निकुंड, लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। लोथल, सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। नेक्स्ट देखते हैं, मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चानूदड़ो से मिला है। मोहरों पर बिल्ली एवं ऊँट का अंकन भी मिलता है। ईंटों से चिनाई के लिए सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो गारे और खड़िया मिट्टी यानी कि जिप्सम का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों के लिए सिंधुकालीन फेयंस शब्द का प्रयोग करते थे। बर्तनों पर हुई चित्रकारी में लोक कला का प्रभाव परिलक्षित होता है। नेक्स्ट देखिए, ईंटों की दीवारों को सुदृढ़ करने के लिए सिंधुवासी अंग्रेजी बाढ़ विधि का प्रयोग करते थे। पिगाट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की समृद्धि जो थी वो व्यापार तथा कृषि पर निर्भर थी। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में सींगों से युक्त मानव आकृतियां देवी देवताओं की हैं और दाढ़ी वाली नग्न पुरुष आकृतियां उपासकों की है। यानी कि यहाँ से जो सिंधु सभ्यता से जो मानव आकृतियों में जो सींगों का प्रयोग किया गया है वो देवताओं की आकृति मानी गई है और दाढ़ी वाले नग्न पुरुष आकृतियों को उपासक माना गया है। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये जो पार्ट 2 मैंने आज आपको कराया है और पार्ट 1 मैंने सिंधु सभ्यता का आपको कराया है, इसमें सारी सिंधु सभ्यता को कवर किया गया है। बाकी अगर कुछ भी छूटता है तो आप उसको सर्च करके देख सकते हैं और कोई पॉइंट ऐसा है जो इसमें नहीं दिया गया है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना रिविज़न करते रहें। थैंक यू।